नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं राहुल राज, आप सभी का राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो 17 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किए, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों थे। इस वीक जो से सीरीज चलेगा आपका इस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट का, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के सवाल होंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल, और हर एक टॉपिक के सवाल होंगे। सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम। एक एक सवाल लगभग लगभग हर एक टॉपिक के आपको दिखेंगे। कुछ के बेसिक सवाल दिखेंगे, कुछ के बढ़िया सवाल दिखेंगे। तो गारंटी है कि सेट करके आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर दीजिए हाउ द जोश। ठीक है ना? तो चलिए, आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता दें आपको कि इसका जो पीडीएफ है, बहुत पीडीएफ के लिए आप लोग पीडीएफ कलेक्टर बनना रहता है, तो पीडीएफ के लिए आपको लोग परेशान रहते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और उसके लिए रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज का एक कोर्स है जो कि 0 रुपया प्राइस है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। बाकी बेसिक से मैथ अगर पढ़ना है तो लेके आ रहे हैं हम गन शॉट। ठीक है, गन शॉट रात को 8:20 पे। ठीक है ना? एक दिन से 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन और मिनिमम एक दिन। ठीक है, मैं एक टॉपिक कवर करेंगे, 30 से 40 दिन में कंप्लीट मैथ कवर करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, जिसमें हम बोर्ड पे भी क्वेश्चन कराएंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे। उसका भी पीडीएफ आपको इसी रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज में ही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, आइए ज्यादा देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। वो कहावत सुने हैं ना कि बहुत ऊंचाई तक उड़ना है तो बाज बनो, बहुत ऊंचाई तक उड़ना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जब 2 8 3 7 5 4 2 9 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात करें। इसका शेषफल बताना है और हमको डिवाइड भी नहीं करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 2 8 7 3 5 4 2 9। अब भाई साहब, एक तो पहले बात की, अगर आपको वास्तविक विभाजन करके शेषफल दे दें या बिना विभाजन का शेषफल दे दें, आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो जो 9 है उसको खत्म करेंगे। एक 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा। बचा क्या? 8 और 2 10 और 10 और 3 13। 13 को 9 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यही 4 आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बिना वास्तविक विभाजन के आप इस तरह से शेषफल निकाल सकते हैं। बाकी एग्जाम में आप विभाजन के साथ शेषफल दे रहे हैं कि बिना विभाजन का दे रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल आपका रेशियो का है। कह रहे हैं कि दो संख्या 7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि लघुत्तम समापवर्तक 630 है। तो 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 63 होगा। 9 और 7 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो 63 होगा। तो जो भी हमारा होगा तो 63 आएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 630 नहीं आ सकता, इसका भी नहीं आ सकता, इसका भी नहीं आ सकता है। तो भाई साहब, ऑप्शन से तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं कि 70 और 90, यही दो ऑप्शन है। यही एक ऑप्शन है जिसको हम, इसका एलसीएम 730 आएगा। अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपका संख्या क्या कह रहा है? आपका संख्या 7x और 9x हो जाएगा ना? तो जो एलसीएम आएगा इसका क्या आ जाएगा? 7 9 जा 63x, 63x। और इसका वैल्यू दे रखा है आपका 630। इनका एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा? 63 एक्स आ जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया? x का मान आपका 10 आ गया। और x का मान जब 10 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 7 दहा 70 हो जाएगा और 9 दहा 90 हो जाएगा। तो यही आपका संख्या हो जाएगा 70 और 90। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ठाक है। यहाँ पे ध्यान देंगे। व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, जो नौकरी लगने के बाद तुमको पैसा मिलेगा ना, तो उससे खर्च करोगे। ठीक है ना? और जो बचाओगे, दोनों को अगर हम जोड़ दे तो क्या बन जाता है? आय बन जाता है। ठीक है भाई साहब? तो यहाँ पे व्यय और बचत, व्यय 4 है, बचत 1 है, तो आय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तुम लोग क्या करते हो कि इसमें परेशान हो जाते हो कि इसका कैसे निकाले।
हम कहते हैं कि भाई साहब इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ मत करो, इस सब में 100 से गुना करा दो, इसको 400 बना दो, इसको 100 बना दो और इसको 500 बना दो। इससे फायदा क्या होता है कि हमको परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। अब बोला है कि आय में 20% की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की। तो आय में 20%, तो इसका प्लस 20% निकाल लो। तो इसमें प्लस करोगे 20% तो कितना हो जाएगा? 500 और एक 600 हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि, तो इसमें 10% प्लस कर लो। तो 10% प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये बताओ कि यहाँ पे अब 440 रुपया खर्च कर रहा है और कमा रहा है कितना? 600 रुपया। तो हमको बता दो भाई साहब कि कितना अब बचेगा? तो 160 रुपया बचेगा। बचेगा ना? कितना बचेगा? 160 रुपया बचेगा। अब 100 रुपया पहले बच रहा था, अब 160 रुपया बच रहा है। तो कितने का वृद्धि हो गया? 60 रुपए का। और कितने में हुआ है? 100 रुपए में। तो इसीलिए कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 60%। बात समझ में आ गया? तो कुछ था नहीं सवाल में। अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में एक्स प्लस 3 का मान क्या होगा? तो देखिए, अब ये सब अगर इस टाइप के आपके एडवांस का सवाल आ रहा है, जैसे ये अलजेब्रा में आपको सवाल देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको छोड़ के आते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सा बात हुआ? हाँ भाई, अगर ऐसा सवाल छोड़ के आओगे तो सिलेक्शन से बाहर हो गए, इस बात की 500% गारंटी है। तो ऐसे सवाल हम करके आएंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में रहेगा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक है। इंटू में रहेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बटे में एक्स प्लस का 3। तो हम इसको क्या करेंगे भाई साहब? एक्स स्क्वायर है और इस 9 को माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में एक्स प्लस 3 कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो यहाँ से ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस का बी हो जाएगा और बटे में क्या है? एक्स प्लस 3 है। ठीक है। x प्लस 3 है तो इसको काट दो, बचा क्या तुम्हारा? x माइनस का 3 बच गया और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई साहब, x माइनस 3, जो कि ऑप्शन बी में है। तो कुछ सवाल में था? नहीं था। एक टुच्चा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए था और बस उसी पे सवाल आपका बन रहा था, ये वाला। तो एक काम कीजिए कि अभी आप जो इसको जहां पे भी सेट सॉल्व कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, एक पतला सा कॉपी बना लीजिए। ठीक है। और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता है, यहाँ पे सॉल्व हम कराते हैं और आपको लगता है कि अरे तो नहीं पता था, तो उसको राइट डाउन करते जाइए उस कॉपी पे। तभी जाकर के सेट करने का आपको फायदा होगा। जब 10-20 सेट करके आप आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका होगा और वो कॉन्सेप्ट जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तभी आपका इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि जो आप जान रहे थे और बना ले रहे थे उससे केवल आपका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन जो आप नहीं जान रहे थे आज के लिए पढ़ लिए और फिर कल भूल जाएंगे, तो फिर आपके में इंप्रूवमेंट कोई नहीं हुआ। आप में इंप्रूवमेंट कब होगा? जब उसी को आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो जो चीज आप नहीं जान रहे थे वो भी अब आपके दिमाग में रहने लगा और बाकी जो आप जान रहे थे उसमें आपका स्पीड तो बढ़ ही रहा है। ठीक है। तो इस सप्ताह पूरा पूरा सप्ताह हम लोग केवल और केवल मैथ करने वाले हैं। ठीक है ना? बाकी अगला सप्ताह फिर हम देखेंगे, कुछ चेंज करेंगे ताकि आपको मजा आते रहे। ठीक है ना? अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। पुरुष और महिला, मेल और फीमेल का अनुपात कितना दे रखा है आपका? 5:3 दे रखा है। कह रहा है कि जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो यहाँ पे 5:4 हो गया। अब कह रहा है कि कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ मेल्स बताने हैं, पुरुषों की संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे इसको। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पुरुष को ना बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है, पुरुष जो थे पहले से उतना ही थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब? सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुष का स्थिति क्या है। तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी आपका 5 है, मतलब कि ना पुरुष बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है और रेशियो में भी वही सेम चीज है। तो हमको कुछ नहीं करना है। हम कह रहा महिला बढ़ी है ना, तो यहाँ से पहले महिला 3 थी, अब महिला कितनी हो गई? 4। कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। 1 की बढ़ोतरी हुई ना। और इसी 1 का मान कितना कह रहा है? 150 महिलाओं की वृद्धि हुई है।
मतलब इस एक का मान कितना मिल गया, 150 मिल गया। तो आप या तो इसका मान निकाल लीजिए या फिर इसका मान निकाल लीजिए 5 का। तो 5 का मान निकालेंगे तो जब एक का मान 150 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75 हो जाएगा और 750 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? कुछ था? नहीं था। जब यही अगर इसमें भी चेंज आ जाएगा तो आगे आपको धीरे धीरे सवाल मिलेगा। इसको आप करेंगे ना तो एक समय पे आपका रिसर्च करने के बाद आपको लगेगा कि अरे पूरा मैथ रिवीजन हो गया। जैसे हर टाइप के बेसिक से उठाएंगे हम, और आगे चल के आपको हर टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे हर टॉपिक से। जैसे रेशियो का सवाल अभी आपको देखने को मिला, बेसिक टाइप था। अगला सेट में आप देखेंगे कि इसको भी चेंज करेगा, उस केस में क्या करेंगे। तो हर टाइप हम इस बार पूरा 7 सेट तैयार कर चुके हैं, 6 सेट इस वीक का और सिर्फ मैथ का। ठीक है, अब आपको एक एक दिन करवा करवा के रिकॉर्ड करके और देते जाएंगे। ठीक है, तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 10 का औसत स्कोर कितना है, 90 है ना। 10 का औसत स्कोर 90 है, और कह रहा है कि अन्य, तो बचा कितना, 20। तो 20 का औसत स्कोर 75 है भाई साहब। 20 का औसत स्कोर कितना है, 75 है। अब इसको सॉल्व करने का हम दो तरीका बताएंगे, यहाँ पे डेविएशन भी बताएंगे आपको। पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इन दोनों का गुना करेंगे तो सम आ जाएगा, तो 90 गुना 10 हो जाएगा, और प्लस में 20 गुना 75 हो जाएगा ना। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में टोटल 30 है तो 30 हो जाएगा। अब ये बेसिक रूप है, क्या है, बेसिक है कि 90 था, 10 विद्यार्थियों का 90, तो 90 गुना 10 कर दिए, और अन्य विद्यार्थी मतलब 20 बच गए, तो 20 गुना 75 कर दिए, टोटल पता चल गया। और टोटल को 30 से डिवाइड कर दिए, मतलब टोटल कितने थे, 30 विद्यार्थी थे। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं आसानी से, एक जीरो और एक जीरो इसका खत्म। 3 से काटेंगे तो 3 से ही 3 बार में कटेगा, और 3 से ही 25 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10 30 और प्लस का 25 दूना 50। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 80 हो गया। और कुल विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 80 है भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए डेविएशन कैसे लगाते हैं। तो डेविएशन क्या कहता है कि हम किसी को भी मान लेंगे कि वही मेरा औसत है। किसी को भी मान सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो आपको लगेगा अरे सर आपको तो पता था इसीलिए उसी को माने। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज जो है हमारा 85 है। एवरेज कितना है, 85 है। अब एवरेज 85 है तो हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन देख कहता है कि 85 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है, कम है ना 85। तो 5 कम है तो कितने लोग में, 10 लोग में तो 50 कम हो जाएगा ना। कितना कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 10 अधिक है, और 10 कितने लोगों में अधिक है, तो 10 अधिक है आपके कितने लोगों में, 20 लोगों में, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अगर ऐसे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ई जो है आपका कितना अधिक है, 5 अधिक है ना, कितने लोगों में, 10 लोगों में, तो 50 अधिक हो जाएगा। और ई कितना कम है, ई जो है कितना कम है, 10 कम है, कितने लोगों में, 200 लोगों में, सॉरी 20 लोगों में, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 200 कम हो जाएगा ना। तो ये माइनस का 200 कर दीजिए। अब यहाँ पे बताइए कि टोटल डेविएशन कितना आ गया, तो इन दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ घटाओ। तो इसे यहाँ पे 150 आ गया ना। 150 किस में आया, कम आया है, कम होना है। तो 150 कितने लोगों में, तो 10 और 20 30 लोगों में होना है, तो 30 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे कितना कम होगा, 5 कम होगा, 5 माइनस में आया है। तो यहाँ पे एवरेज निकाल दीजिए, आपका क्या लेके चले थे, 85 में से 5 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 80, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 85 ही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं। एक बार 90 मान के भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका एवरेज जो है 90 है। एवरेज हमने मान लिया कितना है, 90 है। ठीक है, अब यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन आप देखेंगे कि तो खत्म है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 90 और 90 है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे कितना है, ये 15 कम है ना, और 15 कम है कितने लोगों में, 20 लोगों में। तो 15 अगर कम है 20 लोगों में, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 कम हो जाएगा ना। अब इसका जोड़ घटाव करेंगे तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 300।
और टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 30 लोग हैं, 20 और 10 30 लोग हैं, तो 30 से डिवाइड कर दो भाई साहब, कितने बार में कटेगा, 10 बार में। माइनस का 10 आ गया ना, तो बस कुछ नहीं करना है, इस 90 में से माइनस का 10 करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब अगर आप इसको शुरुआत में पढ़ रहे होंगे डेविएशन को, तो आपको लगेगा अरे सर उससे अच्छा तो यही था, लेकिन ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आसान था, तो ये आसान लगेगा और अभी मजा आएगा, लेकिन जब डाटा मुश्किल रहेगा ना, तो आपको ये अच्छा करेगा, तो इसलिए इस पे भी कमांड करके चलना है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अभी मेंसुरेशन का सवाल है, आपको एक सवाल अलजबरा का भी मिला, मेंसुरेशन का भी मिला, रेशियो मिला, नंबर सिस्टम मिला, एलसीएम एचसीएफ मिला, एवरेज मिला, तो हर टॉपिक का सवाल हमने इसमें प्रॉपर बैठ के 6 सेट तैयार करने के लिए आप नहीं सकते हैं कि हमने कितना टाइम दिया है, और एक एक क्वेश्चन को हमने अरेंज किया है हर सेट में। आपको हर टॉपिक के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपने इस टॉपिक के सवाल छोड़े हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो यहां से अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल का अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात, यदि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो है, अनुपात मान लेते हैं कि ए बटे बी है, समरूप त्रिभुज का बात कर रहे हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ए बटे बी है, तो जो भुजा का अनुपात होगा, अभी भुजा का अनुपात जो है, भुजा का अनुपात, अब कभी कभी क्या करता है कि जब एग्जामिनर का मजा लेना होता है आपसे, तो क्या करेगा, परिमाप का अनुपात पूछ देगा, तो भुजा का अनुपात पूछे, ऊंचाई का अनुपात पूछे, परिमाप का अनुपात पूछे, सब एक ही आएगा और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बराबर में अंडर रूट ए बटे बी कर देना है, अंडर रूट ए बटे बी कर देना है। और यदि भुजा का अनुपात आपका ए बटे बी दे रखा है, यदि भुजा का अनुपात ए बटे बी है, भुजा का अनुपात यदि ए बटे बी है, भुजा का अनुपात ए बटे बी है, और आपसे क्षेत्रफल का पूछ दे, और तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा भाई साहब, क्षेत्रफल का अनुपात, वो ध्यान देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ए बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बटे बी का स्क्वायर। और ये किस में लागू होगा, समरूप त्रिभुज में, और समरूप त्रिभुज में ही इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, अब कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का अनुपात 25 बटे में 144 हो गया, हम क्या करेंगे, भुजा का अनुपात रूट कर देंगे, तो ये 5 बट्टे में 12 आ जाएगा, और यही 5:12 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए, 5:12 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। तो सारा खेल किसका था, इस कॉन्सेप्ट का था, अगर ये कॉन्सेप्ट हमको पता है तो 10 सेकंड का सवाल है। अब यहाँ पे अगर भुजा का अनुपात देकर के आपसे परिमाप का अनुपात पूछता तो क्या होता, थोड़ा कमेंट कर दीजिए। अगर इस भुजा का अनुपात यहाँ पे दे रखा है भाई साहब, क्या दे रखा है, भुजा का अनुपात आपका दे रखा है ए बटे बी, आपसे पूछ दिया कि परिमाप का अनुपात बता दो, परिमाप का अनुपात बता दो, परिमाप का अनुपात बता दो, परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा, कमेंट कर दे प्यारे लाल। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 2 बार 50-50% का वृद्धि किया गया है। ठीक है, इसको 2 टाइप से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। पहला टाइप हो जाएगा कि यहाँ 50% का वृद्धि किया गया है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, तो जो भी चीज है वो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये पुराना वाला हो जाएगा और ये उसका नया वाला हो जाएगा ना। और फिर से 50% मतलब फिर से 1/2, और फिर से बढ़ के 2 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और होता, मान लेना 20% होता, तो 20% का मान 1/5 आता, तो 5 से बढ़ के 6 होता, लेकिन 2 बार 50% है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे आप देखेंगे कितने का वृद्धि हुआ, 5 का, कितने में, 4 में, और गुना में 100% कर दीजिए। तो यहां से काट पीट मचाएंगे, 4 से 25 बार में, और 25 बच्चे 125% हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर इसी को क्या करना है, इसी को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, जैसे ही डाटा आसान है,
तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला पे भी आप लेके जा सकते हैं इस सवाल को। वही डाटा मुश्किल रहेगा, जैसे 16 पूर्णांक 2/3 दे देगा तो ये कहीं ना कहीं आपको जोड़ने घटाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस केस में आपके लिए ये तरीका बेहतर रहेगा। लेकिन अगर डाटा आसान है तो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100 होता है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई दोनों क्या है, 50-50 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 50, और प्लस का 50, और प्लस का 50 गुना 50, और बटे में 100 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ 50-50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, तो 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो हिला के मुंडी आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि यदि 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही टुच्चा सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, हर टाइप का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। आगे आ जाइए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इस 7200 का सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो 7200 प्रिंसिपल गुना में दर और गुना में समय बटे में 100 होता है ना, हाँ सर जी होता है। अगर इस 9600 का हम निकालते हैं तो 9600 का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पी आर और टी, तो बटे में 100 होता है, और बोला है कि साधारण ब्याज जो है भैया बराबर है, तो भैया बराबर है तो ये बराबर कर दो। ठीक है, अब बराबर कर ही दिए हो तो काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो, और ई डबल जीरो से इसका डबल जीरो, 24 से काटोगे, 24 तिया 72 और 24 चौका 96 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 तिया 9 बच गया, और इधर कितना बच गया, x बच गया। मतलब x का मान कितना है आपका, x का मान 9% है, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ नहीं है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया, टीम जो है जॉय से 25% अधिक कुशल है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए टीम को कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है, दो है, जॉय है और टीम है। ठीक है, जॉय है और टीम है, दोनों को कह रहा है ना, उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भाई साहब हमको बता दीजिए कि 25% बोला है ना, 25% अधिक है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, और ये क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है। तो टीम जो है ज्वाय से 25% अधिक है, तो मतलब कि अगर ज्वाय 4 का होगा तो ये 5 का होगा कि नहीं होगा, होगा सर जी। अब ये बताइए कि क्या है, ये जो 4 है ये क्या है, ये ज्वाय का क्षमता है और ये टीम का क्षमता है। मतलब क्षमता मतलब क्या, ज्वाय जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, ज्वाय जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, और टीम जो है एक दिन में 5 काम करेगा। तो ज्वाय जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, और काम कितने दिन में खत्म किया है, 15 दिन में। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 गुना 15 हो जाएगा टोटल वर्क। एक दिन में 4 काम किया है और टोटल काम 15 दिन में कर रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 गुना 15 नहीं हो जाएगा। तो यही काम है, और इसी को किससे कराना है, टीम से कराना है। तो बटे में टीम कर दीजिए, बटे में 5, 5 तिये 15 और 4 तिये 12 हो जाएगा। मतलब टीम जो है 12 दिन में काम को खत्म कर देगा। अब इस सवाल को अगर लग रहा है कि अरे सर ऐसे नहीं, कुछ और होता, तो कुछ और होता, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, 4 और 5 है ना, 4 और 5 है आपका, ये क्या है, क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी है। ठीक है, अगर यहाँ से हम पूछे कि टाइम का रेशियो क्या होता है, तो अगर वर्क यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो जो वर्क यहाँ पे समय का जो अनुपात होगा वो क्षमता के अनुपात का विलोमानुपाती होता है, क्योंकि जिसका क्षमता होगा उस अधिक होगा वो समय कम लेगा, जिसका क्षमता अधिक होगा वो समय कम लेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर 4:5 क्षमता का रेशियो है, तो 5:4 आपका क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वाय का समय दे रखा है 15, मतलब इस 5 का मान कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। गुरुजी कितना गुना है, 3 गुना है। तो इस 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का 3 गुना कर दो भाई साहब, 4 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यही 12 आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गया पैरेलल? बाकी और ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से दोनों दौड़ना शुरू करता है, एगो इधर दौड़ेगा और एगो इधर दौड़ेगा। ठीक है, और इस ट्रैक जो है, टोटल ट्रैक की लंबाई जो है, ट्रैक का लंबाई यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रैक जो है आपका डिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 1620 मीटर है। 1620 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक का चाल 10 है और एक का चाल 18 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा है ना, तो ई इधर से पूरा करते हुए आएगा और ई इधर से पूरा करते हुए आएगा, आएगा ना। ई जो है इधर से बढ़ेगा और ई जो है इधर से बढ़ेगा। तो ई जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों मिलके पूरा कर रहा है, दोनों मिलके पूरा कर रहा है ना। और जहां पे टोटल डिस्टेंस दोनों मिलके पूरा कर देगा वहीं पे मिल लेगा। तो वही कह रहे हैं कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे समय पूछा है ना। तो देखिए, बार बार हम क्या कहते हैं कि अगर बेसिक आपका ठीक है तो कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम नहीं लगता है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है। पढ़े हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है समय बराबर। अब समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपसे समय पूछा गया है, डिस्टेंस आपका दे रखा है 1620 मीटर। अब स्पीड का बात कर लें, तो स्पीड जब विपरीत दिशा होगा और दोनों मिल के चलेगा, ये भी चलेगा इधर से और ये भी चलेगा इधर से, तो ये जो दूरी है दोनों मिल के पूरा करेगा ना, तो दोनों का स्पीड लेंगे। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18, और 18 9 162, तो यहाँ पे 90 सेकेंड का समय लगेगा और 90 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अगर वो कहता है यहाँ पे कि एक ही दिशा में चल रहा है तो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, तो यहाँ पे हम 10 - 8 कर देते। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 18 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो पहले कमेंट कर दो मेरे बाबू भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा कमेंट करके बता दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये क्षेत्रफल जो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब तुम, ये तो पता नहीं था तुमको, अब तुम थोड़ा कमेंट करके बता दो कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बता दो कमेंट करके, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। यहां से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा ना। तो 324 हो जाएगा, 4 × 2 = 32 और 4 × 1 = 4, कितना आ गया, 81 √3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस सारा सवाल 2024 से लेकर के 25 तक का है। जो हम गनशॉट कराने वाले हैं उसमें भी सारा सवाल 24 से 25 का ही लेंगे, मैक्सिमम सवाल 95%, पुराना सवाल नहीं। सारा सीट अपडेट कर रहे हैं, सारा कंटेंट अपडेशन पे है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है। किस कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है, तो देखिए एक चीज आप करिए कि त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में बेसिक जो सवाल आता है वो 95% सवाल आपके थीटा के मान पे आता है। और थीटा का मान कितना, 0 30 45 60 90। तो इसको याद कर लीजिए, हम कहेंगे कि याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। और इसको निकालने का बहुत सारा ट्रिक है कि हम लिख दे 0 1 2 3 4, उसके बाद अंडर रूट कर ले, 4 से भाग कर दे, ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 से भाग कर दे। आपको वहां पे आप तभी सक्सेसफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आपको डायरेक्ट पता होगा कि tan 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है। तो आप ट्रिक के चक्कर में ना रहे, एक बार का काम है, याद कर ले। आज हम 2 को लिख रहे हैं, कल 2 का लिखेंगे। ठीक है, और इसको आज याद कर लेना आपको। तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। और 60 का मान कितना होता है, तो 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, और 90 का मान कितना हो जाएगा, तो 90 का मान 1 हो जाएगा। यही अगर कॉस में हम बात कर ले तो कॉस में क्या हो जाता है, यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो जाता है। 60 का मान √3/2 होता है, यहाँ पे 4 नहीं भाई साहब 2 है। ठीक है,
इसको 2 पढ़ना है, √3/2 हो जाएगा। 45 का मान 1/√2 है और 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 cos 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप आज याद कर लीजिए और कल हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होगा। तो भाई अब ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ और तुम्हारे सेट में अगर आता है, जिस दिन तुम दे रहे हो उसी दिन अगर आ रहा है और इस सवाल को छोड़ के आ रहे हो, क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? कतई नहीं होगा। तो इसको याद कर लो। तो यहाँ पे देखोगे कितने सेकंड का सवाल है, कॉस 45 और साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है। तो मतलब कि 45 डिग्री का वैल्यू है आपका, जो कि कॉस और साइन के थीटा के केस में दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, देखो टफ सवाल आएगा तो मैक्सिमम लोग छोड़ते हैं, कुछ ही परसेंट लोग बनाते हैं, तो उसमें आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर इतना आसान सवाल आप छोड़ के आएंगे तो फिर सिलेक्शन से आप बहुत दूर होते हैं। वो कहा जाता है ना क्रिकेट में कि अगर कैच छूट रहा है मतलब कि मैच हारने के कगार पे जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। मतलब कितना हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसका पावर का बात करें तो 1 है और इसका भी पावर का बात करें तो 1 है। अब कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो उसका तरीका अलग होता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 4 गुना होना है, मतलब कि 1 से बढ़ के 4 होना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, लिख सकते हैं। अब भाई साहब बता दो कि यहाँ पे कितना समय लगा है, 10 वर्ष ना, कितना समय लगा है, 10 वर्ष लगा है ना। तो ये बताओ कि यहाँ 1 था ना, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 से बढ़ के कितना हो रहा है, 2 गुना हो गया और यहाँ से भी 2 गुना हो गया। तो कुछ नहीं करना है तुमको, इसका 2 गुना कर दो और 10 दूना 20 वर्ष तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड के सवाल थे, बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे आ जाओ। हर शिफ्ट में हम हर सेट में, ये पूरा वीक के सेट में, हर सेट में एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का डाले हैं। ठीक है, और इसलिए डाले हैं कि रेलवे हो या एसएससी हो, अभी सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा जोर दे रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन आता सबको है, बना सबको ही लेता है, पढ़ाता भी उतना ज्यादा कोई नहीं है। तो भाई साहब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका गलत होता है। क्यों पता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप इसको हल्के में ले लेते हैं कि अरे ये तो आता है। तो वीडियो को रोकिए और इसका कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक सवाल अभी आप बना के आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोकिए और इसका कमेंट करके हमको आंसर बता दीजिए। हर शिफ्ट में हम एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल डालेंगे और उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि आसान सवाल है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पाइप एंड सस्टेन का सवाल है। पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में, ठीक है, एल जो है 30 घंटे में बढ़ सकता है और एम जो है 45 घंटे में बढ़ सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या है, टुच्चा सा सवाल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। और 30 3 90 और 45 दूना 90। तो यहाँ एल का क्षमता 3 हो गया और एम का क्षमता 2 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 90 टोटल है ना, और दोनों को मिलके, तो दोनों को मिलके क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 18 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। 18 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। हिला के मुंडी आगे बढ़िए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी 4 रुपए और 6 रुपए प्रति केजी वाली 2 प्रकार की चीनी 5 केजी और 3 केजी मात्रा मिलाता है, तो प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य ज्ञात करें। एलिगेशन एंड मिक्सचर का सवाल है, ध्यान देंगे। एगो का दाम है 4 रुपया, ठीक है, दाम मूल्य कितना है, मूल्य जो है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, मूल्य जो है इसका 4 रुपया और इसका 6 रुपया है। और मात्रा कितना है, मात्रा जो है इसका 5 रुपया है और इसका 3 रुपया है। ठीक है, सॉरी, मात्रा जो है इसका 5 केजी है और इसका 3 केजी है। तो ये 4 रुपए केजी है और 5 केजी है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। और ई जो है आपका 6 रुपए केजी है और 3 केजी है, तो कितना हो जाएगा, 18 रुपए। 18 रुपए हो जाएगा टोटल। तो यहां से टोटल ऐड कर लेंगे तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। 38 रुपया टोटल खर्च हुआ उसका। कितने केजी खरीदने में, तो 5 और 3 8 केजी खरीदने में। तो बटे में 8 कर दीजिए, 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 6 बच गए, 8 7 56 और 8 5 40।
4.75 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका बोट एंड स्ट्रीम का है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पीछे आ चुका था, वृत्ताकार वाला बोट एंड स्ट्रीम का है। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, और जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं। तो नाव की चाल क्या है? तो यहाँ पे नाव की चाल मतलब शांत जल में आपसे नाव की चाल पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज हम नोट कर लेंगे, आप पहले तो याद समझ लीजिए, शांत जल में अगर नाव की चाल का बात करें, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल अगर हम बात करें, शांत जल में नाव की चाल, तो इसको हम लेके चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर हम बात कर ले कि धारा की चाल, इसको जो बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। और यहाँ पे स्पीड ऑफ करेंट मतलब कि धारा की चाल, स्पीड ऑफ करेंट जो होता है उसको हम लेके चलते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि अगर हम धारा के दिशा में नाव की चाल का बात करें, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगा वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर हम बात कर ले धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज बेसिक था। ठीक है, ये क्या था, बेसिक था। अब यहाँ बोला है, ध्यान दीजिए, नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 घंटा में, तो धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, और x प्लस वाई तो क्या हो, x प्लस वाई धारा की दिशा में नाव की चाल है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 55, और बटे में क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में 11 घंटा, तो x माइनस वाई, तो क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 55 किलोमीटर डिस्टेंस और बटे में 11 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 11 आ गया, और x माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमसे यहाँ पे जो भी पूछेगा वो 10 सेकंड के अंदर बता देंगे। कितने सेकंड का समय लगेगा? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल, मतलब इस x का मान पूछा है, तो कभी भी आप याद रखेंगे इस चीज को। आप यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे। अगर x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है, तो यहाँ पे आपका x बराबर क्या होता है, a प्लस बी बटे में 2 होता है। ठीक है। और यहाँ पे y बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी बटे में 2 होता है। इस चीज को आज के बाद आप याद कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप आज के बाद याद करके रखेंगे। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर x का बात करें तो 11 5 16, 16 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 करे हो जाएगा। y का मान करें तो 11 माइनस 5 6, 6 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो शांत जल, अगर शांत जल में नाव का चाल पूछा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता धारा का चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। अगले सवाल पे आ जाइए। हिला के मुंडी, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आने वाला है। अभी बढ़ते जाओ, जैसे जैसे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा इसी वीक में बढ़ेगा। यहाँ पे बोला है माध्यिका क्या है, क्या पूछा गया है, माध्यिका। तो माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि इसको आप पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए या फिर अवरोही मतलब घटते हुए, उसको सजा लीजिए। तो यहाँ पे 18 है ना, पहले 18 है तो इसको 18 को लेके आ जाइए। उसके बाद क्या है, 28 लग रहा है, 28 है। कोई छूटेगा तो कमेंट कर देना। यहाँ पे अगला 33 हो जाएगा, 33 हो गया। उसके बाद क्या है, 33 के बाद 49 हो जाएगा, 49 हो गया। 49 के बाद क्या हो जाएगा, 49 के बाद 52, 54 और 55 56, 52, 54 और 55 और 56। तो 52 हो गया, यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पे 55 हो गया, यहाँ पे 56 हो गया। उसके बाद 56 के बाद सीधा हमको दिख रहा 60 61 और 80, 60 61 और 80, 60 61 और 80 भाई साहब।
अब कुछ नहीं करना है, इसको करने के बाद, इतना लिखने के बाद एक बार काउंट जरूर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। इसको भी काउंट करके एक बार कंफर्म हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। अब ई कंफर्म हो गए। देखिए क्या है, हम बोले हैं कि काउंट कर लेना है। अब ई सवाल आपका 100% सही होने वाला है। अब अगर गलती से एगो छूट गया और एक गलत हो गया, तो इसका जो है ना, ये बहुत जबरदस्त नुकसान दे जाता है। क्योंकि ये सवाल आपका 100% सही होने वाला है, तो 100% सही तो हुआ नहीं, साथ में जो सही था उसका भी नंबर लेके गया, तो फिर सिलेक्शन का कहां से उम्मीद लगा सकते हैं आप। तो इसलिए एक बार काउंट करके जरूर कंफर्म हो लेना है। अब कुछ नहीं करना है, यहां से इधर से 5 गो अलग और इधर का 5 गो अलग बचा। बीच में कौन बच गया? बीच में 54 बच गया भाई साहब, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। माध्यिका के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला संख्या आपको बता देना होता है, ठीक है। अगर इसमें 54 नहीं होता तब क्या करते सर जी? 10 गो है, मान लेते हैं कि 10 गो है, तब क्या करते? तो इधर से 4 गो हम अलग करते और इधर का 4 गो अलग करते। अभी 2 गो बच गया ना, अभी 2 गो बचा हुआ है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते, ठीक है। बीच में जब अगर 10 गो होगा, 8 गो हो जाए, 6 गो हो जाए, 12 गो हो जाए, तो बीच में 2 गो आ जाएगा, और जो 2 गो बीच में आएगा उसी को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्यिका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कह रहा है जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आपको क्या याद रखना है इसमें। यहाँ पे जैसे इस फिगर को बनाएंगे तो ये बनेगा, और उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है, तो ये जब 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 60 के सामने आप याद कर लीजिए, 60 के सामने वाला भुजा √3, और 30 के सामने वाला भुजा 1, और यहाँ पे 90 है ना, 90 के सामने वाला भुजा 2। मतलब कि इस बॉक्स को आप याद कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30 है, ये 60 है, और ये 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण जो दे रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है? 60 डिग्री दे रहा है भाई साहब, ठीक है। और पहाड़ी जो है 171 मीटर ऊंची है, 171 मीटर ऊंची है। बोला है कि दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी, मतलब कि ई वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। कितना पूछा गया है? ई वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो हम अभी क्या बताएं, 60 के सामने वाला भुजा कितना है? √3 है, और ई जब 60 है तो फिक्स है कि 30 होगा, तो 30 के सामने 1 हो जाएगा और 90 के सामने 2 हो जाएगा। मतलब इस √3 का मान आपका दे रखा है, आपको 2 का मान बताना है। तो √3 का मान अगर कितना दे रखा है? 171 दे रखा है, दे रखा है ना। तो इसको अगर हम √3 के फॉर्मेट में हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं? 57, और इंटू में 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। एक का मान कितना आ गया? 57 √3 आ गया, आ जाएगा ना। हमसे क्या पूछा गया? इस 2 का मान पूछा गया है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 57 दूना 114 √3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ढूंढ लीजिए किधर है, 114 √3, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो हिला के मुंडी आगे आ जाइए। आज का आखिरी सवाल देखिए, पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। पार्टनरशिप का सवाल क्या कह रहा है? ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं, ठीक है। तो ए और बी है, ए और बी है, 8:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। कह रहा है कि 35% दान दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में पैसा निकालने वगैरह का समय का कोई जिक्र नहीं है। तो पार्टनरशिप में हम क्या बताते हैं आपको? बस इतना बताते हैं कि पार्टनरशिप में जो लाभ का अनुपात होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो टाइम को हम भी छोड़ देंगे, छोड़ हटाओ भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना। ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और यही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। अब ये भी यही प्रॉफिट का भी रेशियो है, तो बोल रहा है एक का लाभ इतना है, मतलब 8 का मान कितना दे रखा है? 8 का मान आपका 770 है, 770 है। तो यहां से काट दीजिए, तो काटेंगे अगर हम तो एक का मान कितना हो जाएगा?
आठ, 8 9 72, यहां से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। यहां पे देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 8 का मान अगर हमारा कितना दे रखा है, 8 का मान 777 0 है, तो 13 का मान अगर निकालेंगे यहां से टोटल तो कितना आ जाएगा, 777 है, 777 0 बटे में 8 और गुना में 13 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई साहब, नहीं है ना कि कोई दिक्कत है, अगर है तो बता दीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इतना आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कह रहा है कि कुल लाभ का 35% दान दे दिया है और जो बचा उसके बाद लाभ का बंटवारा हुआ है, तो मतलब कि 35% जब दान में चला गया, मतलब कि 65% बचा है, तो मतलब कि 65% का वैल्यू है भाई साहब, 65% का मान कितना है, 777 0 बटे में 8 गुना में 13। हमको किसका मान चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान चाहिए, तो यहाँ पे 777 है, 0 बटे में 8 गुना में 13 है ना, और गुना में यहाँ 100 आ जाएगा और बटे में 65 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए अब कटेगा, अब कटेगा भाई साहब, काटिए इसको, अब कटेगा। यहां से 13 से ही 5 बार में, और 5 से ही 20 बार में, और 4 से ही 5 बार में, और 4 से ही 2 बार में, और 2 से ही 2 3 6, और 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर गुना कर दीजिए, 50 25 5 बच गया 2, 8 5 40 और 2 42 बच गया 4, 8 5 40 और 4 44 बच गया 4, 3 5 15 और 4 19, 19425 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उसको भी अगर आप सही तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यार से और सच्चे ईमानदारी से लिख दो कि मजा आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या कमी हुआ, क्या दिक्कत हुआ, वो भी कमेंट करके बता दो, ठीक है। और अगर मजा आया तो प्यार से लिख के आ जाओ कि हाँ सर मजा आ गया। अगले सेट में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। एक भी टाइप छूटा नहीं है, हर सवाल, हर टॉपिक का सवाल है, ठीक है ना। तो अगले टाइप में मिलते हैं अगले सेट में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।